नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत इबिक्स कैश स्टूडियो से खबर बड़ी है लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सॉलिड बुलेटिन खबर बड़ी। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज कौन सी बड़ी खबरों पर हम नजर डालने वाले हैं। 7वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी रहा। क्या कल यानी 3 दिसंबर को बातचीत से समाधान निकलेगा? तो निधि, इसके साथ ही हम बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में फिल्म सिटी बनाने की बात की तो महाराष्ट्र सरकार में कैसे खलबली मच गई। आज की तीसरी बड़ी खबर, गलवान में चीन की साजिश का खुलासा हो चुका है और अमेरिकी रिपोर्ट ने यह दावा भी किया है। और साथ ही जानेंगे उस तूफान के बारे में जो भारत के तटों से टकराने वाला है। क्या असर इसका हो सकता है, ये आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। 7वें दिन भी ये आंदोलन जारी रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, यूपी गेट से हमारे साथ श्वेता जुड़ेंगे, अनंत जुड़ेंगे, रवि जुड़ेंगे सिंघू बॉर्डर से, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हमारे साथ कविता भी जुड़ेंगी। बिल्कुल, तो अपने अपने सहयोगियों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन देश का अन्नदाता आज सड़कों पर है। उन्हें अपने भविष्य का डर सता रहा है। जय जवान जय किसान के नारे वाले हमारे देश में आज किसान सड़कों पर धक्का खा रहे हैं। सवाल यह है कि परेशानी आखिर कहां खड़ी हो रही है? किसानों को सरकार नहीं समझा पा रही है या किसान अपनी मांगे सही से सरकार के सामने रख नहीं पा रहे हैं? किसानों का आंदोलन जारी, फिर से बातचीत की तैयारी। अब तक हुए 7 दिन, अभी और कितने दिन? मांग पर अड़े किसान, कैसे निकलेगा समाधान? किसानों का आंदोलन 7वें दिन भी जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर कई इलाकों में लंबा जाम लग गया है। टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसानों की भारी भीड़ जुटी हुई है। किसान टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। किसानों के आगे पूरा सिस्टम, प्रशासन और भारत की राजधानी भी नतमस्तक हो गई। लेकिन किसान अपनी मांगे माने जाने तक हिलने को भी तैयार नहीं। दिल्ली के किसी भी बॉर्डर का नाम लीजिए, दिल्ली की किसी भी सीमा पर पहुंच जाइए, तस्वीर एक सी ही होगी। बस किसान अलग मिलेंगे। किसानों का जत्था हर जगह मौजूद मिलेगा। किसानों ने तय कर लिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती वे डटे रहेंगे। अपना तड़ी तांबड़ा लेकर किसान इसीलिए दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में भी दिल्ली बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। किसानों की मौजूदगी को देखते हुए पुलिस और जवानों की संख्या दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ा दी गई, मगर अन्नदाता ने दिल्ली बॉर्डर पर अपने पैर अंगद की तरह टिका दिए हैं। ट्रैफिक मूवमेंट को रोक दिया गया है, पूरी तरह से ट्रक को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। किसानों का मूवमेंट जो है वो बता रहे हैं कि ये महामाया फ्लाईओवर तक पहुंच चुका है। पूरी ट्रैफिक को पीछे कर दिया गया है और सब जगह ट्रक को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है जिससे कि यहाँ पे मूवमेंट ना हो सके। देखिए यहाँ पे सीनियर अधिकारी जो हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त तमाम जो ट्रैफिक को रोक दिया गया, लोगों को यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान आंदोलन है उनको किसी तरीके से रोकना है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो सुबह के वक्त की तस्वीर थी और इस वक्त की तस्वीर है, दोनों में फर्क हो है। दिल्ली के कालिंदी कुंज और दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें भी कुछ अलग नहीं नजर आईं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पहले तो दिल्ली नोएडा रास्ते पर आवाजाही बंद की गई, फिर रास्ते को आंशिक तौर पर खोला गया। छोटे वाहनों की आवाजाही की इजाजत दी गई। यहाँ पर ये देखिए, उधर आपको उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी दिख रहे होंगे, इधर दिल्ली पुलिस के जवान और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं और पूरी सुरक्षा के साथ में अब फिलहाल जो ये रास्ता है वो खोला जा रहा है। और ये बेहद अच्छी खबर भी है उन आम लोगों के लिए जो रोज यहाँ से गुजरते हैं और उनको बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि तमाम जो छोटे छोटे रास्ते भी दिल्ली और नोएडा को जोड़ते हैं वहाँ पर भी बैरिकेड कर दिया गया था, वहाँ पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। और ऐसे में जो पूरा ट्रैफिक का चंक है वो जाकर दिल्ली DND और इसके अलावा कालिंदी कुंज पर जाकर निर्भर कर गया था, जिसकी वजह से वहां पर ट्रैफिक चौक हो रहा था। लेकिन शाम होते होते किसानों की भीड़ बढ़ गई और किसानों ने एक तरफ का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया और वहीं पर डेरा डाल दिया। यहाँ पर आप ट्रैक्टर देख सकते हैं और उस तरफ आप देखिए वहां पर साफ लिखा हुआ है, वहां साफ लिखा हुआ है कि नोएडा में आपका स्वागत है। लेकिन स्वागत कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो बैरिकेडिंग हो गई है। यही बात थी, यही अल्टीमेटम दरअसल किसानों ने पहले दिन से दिया था। उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली के जाने के सारे रास्तों को हम सील कर देंगे, हम बंद कर देंगे रास्तों को और इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन रिपब्लिक भारत लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि क्या देश के
अन्नदाता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अगर एमएसपी को लेकर दोनों तरफ एक ही तरह का मन है तो फिर मनभेद क्यों है? प्रदर्शन कर रहे किसानों का साफ शब्दों में कहना है, कृषि कानून वापस लिए जाने से कम में वो मानने को तैयार नहीं है। कानून वापस कराए बिना किसान अपना प्रदर्शन वापस लेने को तैयार नहीं। बात वो आ रहे हैं अमेंडमेंट पे भी कैसे कैसे अमेंडमेंट हम कर लेते हैं। हमने कहा अमेंडमेंट नहीं करनी, इसको वापस लो। अगर बनाना है नया ऑर्डिनेंस बना सकते हो, लागू कर सकते हो। हम बैठे हैं, जितनी मर्जी देर बैठा लो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बैठ कर नया रिफॉर्म बना लो जो किसानों को फायदा हो, जिसमें किसान की आमदन दुगनी हो, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था। इससे जो बनाया हुआ लॉ, इससे जमीनें भी जाएंगी, आमदन भी जाएगी और सारा इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सारा खराब हो जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को इस तरह से आंदोलन न करने की अपील की। कृषि मंत्री ने किसानों को दिल्ली वालों को हो रही परेशानी का भी हवाला दिया। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की परेशानी सुनने के लिए सरकार तैयार है। दिल्ली के लोगों से भी आग्रह करता हूं कि वो संयम का परिचय दें और उनकी तकलीफ है, ये इसका एहसास सरकार को भी है और किसान भाइयों को भी मैं पहले भी अनुरोध करता रहा हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वो चर्चा से ही हल निकालें। लेकिन किसान जो है वो आंदोलन का रास्ता छोड़ नहीं रहे। नरेंद्र सिंह तोमर को आपने सुना, साफ तौर पर ये संघर्ष सरकार और किसानों के बीच जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, कविता हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर से, हमारे साथ यूपी गेट से रवि जुड़ेंगे, साथ ही सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ अनंत जुड़ेंगे। कविता, सबसे पहले आपके पास, ये संघर्ष इतना ज्यादा हो चुका है कि 7 दिन से किसान लगातार गतिरोध की स्थिति में है। अब देखना होगा कि कल की बैठक पर सबकी निगाहें हैं कि क्या कोई हल निकलता है। बिल्कुल निधि, और उसके लिए देखिए तैयारी किस तरह की हो रही है मैं जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा दूं। इधर देखिए खाना परोसा जा रहा है, खाना बन चुका है, यहाँ पर पूड़ी है, यहाँ पर सब्जी है, और उस तरफ अगर मैं दिखा दूं, इस तरफ जल्दी से दिखाइए, ये देखिए केला वेला सारी तैयारी है। कैमरा पर्सन जी जल्दी से इस तरफ आए, मैं दिखाऊं अपने दर्शकों को कि एक तरफ का अगर जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से अभी चल रहा है, एक तरफ का ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन इस तरफ का ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया है। किसान यहाँ पर जो है अब रणनीति बनाने की तैयारी में है। अगर आप इस तरफ देखें तो देखिए गौ माता भी है, ये कह रहे हैं गौ माता इनको आशीर्वाद देंगी। इधर कई लोग हैं जो हाथ ताप रहे हैं, उधर हाथ तापने वाले किसान हैं, लेकिन यहाँ वो किसान है जो फिलहाल बैठ के रणनीति बना रहे हैं। कल को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं ये देखना बेहद अहम हो जाता है। दद्दू, पैर भी आपके दबाए जा रहे हैं, हाँ, लेकिन कल के लिए आप तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपने चिंताएं बढ़ा दी है आम आदमी की भी और सरकार की भी। ये मुस्कुराहट क्या कहती है, कल हल निकल जाएगा? हाँ, हल नहीं निकलेगा, हाँ, तो आंदोलन तेज हो जाएगा। लेकिन कल के लिए आपको लग रहा है जिस तरह का माहौल, देखिए बातचीत के लिए माहौल की बात होती है, सरकार ने तो माहौल बना दिया है, अब आपको दिल खोलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि एमएसपी को लेकर लोग माहौल बना रहे हैं, आपके मन में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। दद्दू, नहीं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के चक्कर में नहीं है जी। क्यों? कि हमने सब पार्टियों को देख लिया। कल बातचीत में क्या होगा? आपका मन क्या कहता है? कल बातचीत में हमका कोई सगुन लेने वाले नहीं। जो प्रधानमंत्री मान लेंगे तो ठीक है, नहीं मान लेंगे तो आंदोलन तेज हो। वही मान है एमएसपी को लेकर अब कानून में डाला जाए प्रावधान। मांग हमारी तो ये है किसान आयोग का गठन किया जाए। मांग इनकी जो है उसको सरकार लगातार सुन भी रही है, लेकिन कविता जो इनकी मुस्कुराहट है वो मुस्कुराहट बनी रहे और कम से कम समझौता हो जाए, इसी की उम्मीद है। आप हमारे साथ बनी रहिए। और रवि भी हमारे साथ इस वक्त यूपी गेट से जुड़े हुए हैं। रवि, सभी की निगाहें इस बात को लेकर है कि क्या कल कोई समाधान निकलेगा? यूपी गेट की अगर बात करें तो अभी भी आप देखिए पीछे किस तरह से अलग अलग समूहों में किसान एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर आगे की रणनीति पर बातचीत चल रही है। सरकार से अब तक जो वार्ता हुई, जो नतीजे निकले, उस पर बातचीत चल रही है। अब प्रश्न इसमें यह उठता है कि सरकार इस तरह की चिंताएं जता तो रही है, लेकिन क्या इन चिंताओं की वजह से जो किसान की असली चिंता है, जो उनकी चिंताएं हैं कानून को लेकर, क्या उसको दूर करने में देर लगेगी? सरकार के सामने हरियाणा में एक संकट खड़ा हुआ है, सरकार के सामने दिल्ली में अलग
अलग अलग जो बॉर्डर्स है वहां पर मुसीबत खड़ी होती दिखाई दे रही है और सरकार भी चाहती है कि जल्दी से इसका समाधान निकले। शायद दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों के हित में भी ये है और किसानों के हित में भी है। यही वजह है कि सरकार इसको जल्दी से मीटिंग करके किसानों के प्रतिनिधियों से बात करके इसको रिजॉल्व करना तो चाहती है, लेकिन जो सहमति के बिंदु हैं उस पर आने में कितना वक्त लगेगा यही सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि किसान सीधे सीधे तौर पे कह रहा है कि एमएसपी को लेकर अगर लिखित तौर पे कानून में कोई ठोस आश्वासन नहीं होगा तो यह आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा और यह स्थिति बनी रहेगी। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इस स्थिति से कितनी जल्दी सरकार को मुक्ति मिलती है और कितनी जल्दी किसान वापस अपने खेतों तक जाता है। जी, और क्या सरकार मांगे मानती है किसानों की? सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसान अपनी बात तो रख रहे हैं, क्या सरकार समझा पाएगी जो प्रेजेंटेशन सरकार किसानों के सामने कल देने की कोशिश कर रही थी? आनंद भी हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से, और सिंघू बॉर्डर ही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा जमावड़ा किसानों का देखने को मिल रहा है। आनंद, अगर आंदोलन की बात की जाए तो आंदोलन लगातार जारी है किसानों का, राजनीति भी होती दिख रही है, लेकिन आपको लगता है कि कल इनका आंदोलन खत्म हो पाएगा? जी देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही वाजिब सवाल है और ये सवाल अक्सर लोगों के मन में कौंध भी रहा है कि क्योंकि किसान की जो फितरत होती है वो ये होती है कि वो मेहनतकश लोग होते हैं जो कि अपने खेतों में मेहनत करते हैं अपने भले के लिए, और अन्नदाता की उसी मेहनत के चलते पूरा देश अन्न ले पाता है, अन्न खा पाता है। लेकिन यहाँ जो किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है, इस बात को लेकर के कई जगह ये शक लगातार उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी राजनीति से प्रेरित ये आंदोलन हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग हैं विपक्ष में बैठे हुए जो चाहते हैं कि किसानों को अपनी ढाल बनाया जाए या किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक हित को साधा जाए। ये सवाल लगातार बना हुआ है। हालांकि कुछ लोगों का कहना यह भी है कि किसान लगातार हालांकि ये कह रहे हैं कि हम अपने मंच का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने देंगे, किसी भी राजनेता को कोई जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद आज देखा हमने सिंघू बॉर्डर पर हम लोग मौजूद हैं, उसके बावजूद देखा जहां आम आदमी पार्टी के एमएलए यहां पर आते हैं, जहां उदित राज यहां पर आते हैं, सीपीआईएम के लोग आते हैं, तो तब जब राजनेता यहां आने शुरू हो जाते हैं उसके बाद ये शक पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनेता किसानों के इस आंदोलन का, किसानों के इस डर का, किसानों की इच्छाओं का, किसानों के इस प्रदर्शन का अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, किसान भले ही कह रहे हो कि हम अपने मंच का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन हर दिन हम देख रहे हैं कि कैसे राजनेता वहां पर पहुंच रहे हैं और कैसे उनके हितैषी बनने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल किसानों के साथ कल भी बैठक हुई थी जो बेनतीजा रही थी, मगर अब किसानों को गुरुवार यानी कल एक बार फिर से सुना जाएगा। सरकार को यह उम्मीद है कि इस चौथे दौर की बैठक में जरूर कोई हल निकलेगा। किसानों का घमासान कब तक? सरकार से बैठक पर मानेंगे किसान? अगले दौर की बैठक में निकलेगा फैसला। एक तरफ किसानों ने पूरी दिल्ली का घेराव कर लिया है। दिल्ली आने जाने वाले सभी रास्तों को रोक दिया है। दिल्ली को किसानों ने मानो स्थिर कर दिया है। किसानों के इस धरने की आंच धीरे धीरे पूरी दिल्ली को अपनी आगोश में ले रही है। राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक के लिए यह धरना परेशानी का सबब बनता जा रहा है। किसान जहां अपनी मांगे मनवाने को लेकर अड़े हैं, तो सरकारें उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। मंगलवार को किसानों के साथ हुई सरकार की बैठक बेनतीजा रही थी। किसानों को सरकार ने समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन किसानों ने सरकार की बातें मानने से साफ इनकार कर दिया। इस वजह से केंद्रीय कृषि मंत्री को भी खाली हाथ ही बैठक से लौटना पड़ा। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि बैठक अच्छी थी। किसानों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सरकार के साथ किसानों की गुरुवार 3 दिसंबर को यानी कल एक बार फिर बैठक होगी। देखिए, कल 3 दिसंबर को किसान यूनियन के लोग आने वाले हैं और वो अपने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे
जब उनके बिंदु आएंगे तो उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो अपना पक्ष रखेंगे। देखते हैं कहाँ तक समाधान हो सकता है। किसान भाइयों को भी मैं पहले भी अनुरोध करता रहा हूँ कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वो चर्चा से ही हल निकालें, और चर्चा तो चल ही रही है और हमारी कोशिश है कि जल्दी समाधान हो जाए। सरकार को इस बैठक के सकारात्मक रहने की उम्मीद है। कल की बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ अच्छी बातचीत होने का दावा किया। तोमर के मुताबिक किसानों के साथ 3 दिसंबर को चौथे चरण की बातचीत की जाएगी, जिसमें दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन घूम फिर कर सुई इस बात पर अटक जाती है। सवाल यह होता है कि आखिर हल कैसे निकलेगा, समाधान कैसे निकलेगा। कविता हमारे साथ लगातार दिल्ली यूपी बॉर्डर से बनी हुई। कविता, आप बुजुर्ग किसानों से बात कर रही थी। किसानों का हल्ला बोल 7 दिनों से जारी है। ना वो ये मानने को तैयार है कि बुराड़ी जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे, ना वो कमेटी की बातों को मानने को भी तैयार हैं। तो हल क्या चाहते हैं किसान, चाहते क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, इनका साफ तौर पर यही कहना था कि अगर जंतर मंतर तक हमें जाने की इजाजत मिल जाती तो फिर ये नौबत नहीं आती कि हमको सड़क को रोकना पड़ जाता, सील करना पड़ जाता। हमें वहां बैठने की और दबाव बनाने की इजाजत नहीं मिल पाई थी, इसलिए ये यहाँ पर बैठे हुए। देखिए, भारतीय किसान यूनियन भानु के तमाम सदस्य जो हमारे साथ हैं और इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं भानु प्रताप सिंह, खुद हमारे साथ लगातार मौजूद है। भानु जी, आपको अभी आप मुझे बता रहे थे कि आपको टीस इस बात की भी सता रही है कि कल जब टेबल पर किसान के नेता होंगे तो आप नहीं होंगे, वहां पंजाब के होंगे, हरियाणा के होंगे, उत्तर प्रदेश के जो किसान नेता हैं, जो किसान संगठन है, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और मठाधीश कुछ कल पहुंच रहे हैं। और क्या ऐसा है कि देश भर के किसानों का नेतृत्व यही दो राज्य से कर रहे हैं क्या किसान? हमें नहीं पता कुछ भी। हमें इतना पता है कि हम खुद 40 साल से किसानों की सेवा और किसानों की मांग और अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। 11 और 13 में कांग्रेस के खिलाफ आई थी दिल्ली। तो आपको लग रहा है अब आंदोलन को तो हाईजैक कर लिया गया? आप कह रहे हैं कल आप यहीं पे बैठे रहेंगे, वो लोग जाके बातचीत कर लेंगे? काई में आप क्यों नहीं जाएंगे? वो अपनी बात कर लेंगे, हम अपनी बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। आज अमित शाह के आवास पर जो बैठक हुई थी, नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर, कृषि मंत्री भी पहुंचे हुए थे, वहां पीयूष गोयल भी, वरिष्ठ मंत्री और नेता पहुंचे हुए थे। उन्होंने मिलकर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है कि कल जैसे आप कह रहे हैं ना कि जो 3 किसान बिल है, तीनों पर ये आपत्ति वो आपत्ति, क्लॉज वाइज आपको समझाया जाएगा। वहां पर जो नेता होंगे उनको समझाया जाएगा खुले मन से। अगर आप सुनेंगे, कल रिपब्लिक भारत आपके साथ होगा, आप सुनेंगे तो समझेंगे ना। कविता, खुले मन से सरकार तो बात करने के लिए तैयार है। और श्वेता, यही बात तो समझ में नहीं आ रही है कि किसान आखिर जो अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो क्या नरमी देखने को मिलेगी? कल की बैठक बहुत जरूरी होगी। बिल्कुल, कल की बैठक पर सभी की निगाहें, चौथे दौर की बैठक होगी और अनंत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत, कल चौथे दौर की बैठक है और सभी की निगाहें हैं। ये जो गतिरोध 7 दिनों से चला आ रहा है, क्या ये खत्म होगा? आंदोलन क्या खत्म होगा? और जो किसान है जो सड़कों पर है, वो अपने अपने घरों की तरफ और खेतों पर वापसी करेंगे कल के बाद? क्या लगता है आपको, क्या आंदोलन खत्म होगा कल? जी जी, देखिए बिल्कुल इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर हम लोग मौजूद हैं। लगातार 7वां दिन ये रहा है जब किसान लगातार अपने आंदोलन में लगे हुए हैं। किसानों की मांग यही है कि केंद्र की तरफ से जो 3 बिल लाए गए थे, उन तीनों बिलों में संशोधन की जरूरत है या फिर चौथा बिल लेकर आया जाए। किसानों की मांग ये है जिसमें कि MSP को लेकर के स्थिति क्लियर कर दी जाए। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के डर जो किसानों का है, उसको लेकर स्थिति क्लियर कर दी जाए। साथ ही साथ जो मंडियां हैं, मंडियां खत्म नहीं होंगी, सरकार की तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाए। हालांकि अलग अलग मंचों पर सरकार की तरफ से वायदा किया गया कि मंडियों को कुछ नहीं होने वाला है, मंडियां वहां रहेंगी, किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इन बिलों के आने से सरकार का कहना है कि किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसानों का डर लगातार बना हुआ है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं सिंगू बॉर्डर की। इस वक्त पर टेंट लगा दिया गया है जहां किसान फिलहाल रुके हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में अभी भी किसान यहां बैठे हुए हैं और लगातार जो किसान नेता हैं, किसान प्रतिनिधि हैं, वो आकर के इन लोगों से बात कर रहे हैं, यहां मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं। अब सरकार का रुख कल क्या रहता है किसानों की मांगों को लेकर, ये चीज निर्धारित करेगी कि आखिरकार किसानों के आंदोलन आगे कितना रहने वाला है या फिर इसका प्रारूप क्या होगा। जी बिल्कुल अनंत, आप ठीक कह रहे हैं कि सारा मुद्दा जो अटका हुआ है वो MSP को लेकर है, समर्थन मूल्य को लेकर है और किसान फायदे की बात चाहते हैं। तो क्या सरकार सुनेगी? अब कल पर निगाहें टिकी हैं 3 दिसंबर को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनंत, रवि और कविता। और फिलहाल खबर बड़ी है में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।
आप देख रहे हैं खबर बड़ी है और आज की एक और बड़ी खबर, फिल्म सिटी पर आखिर सियासत क्यों? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाई जाएगी। अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी बड़ी हस्तियों से श्वेता मुलाकात भी आज की है। बिल्कुल निधि, लेकिन इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इसमें महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से परेशानी महसूस कर रही है, खलबली मच चुकी है महाराष्ट्र सरकार में, इसी पर देखिए अगली रिपोर्ट। 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग इस नई फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। यूपी में फिल्म इंडस्ट्री बनाना है, मिशन बॉलीवुड पर लगे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। वो मुंबई के दौरे पर गए तो अक्षय कुमार समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात की और अब योगी ने फिल्म सिटी पर अपना पूरा प्लान बता दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एक वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं और फिल्म जगत से जुड़े हुए बहुत सारे जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, इस फील्ड में कार्य करने वाले जो एक्टर हैं या इसके विभिन्न पक्षों के जानकार हैं, उन सब के साथ भी हमारी व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी चर्चा हुई है। 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग इस नई फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। योगी का सपना साकार होगा तो ग्रेटर नोएडा के पास होगा नई फिल्म सिटी का पता। अपने दौरे पर योगी ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ उद्यमियों से भी मुलाकात की। इसी दौरान योगी ने फिल्म सिटी का अपना प्लान रखा, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र सरकार में हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की चौमुखी विकास की नींव आज महाराष्ट्र में रख दी है और इसी के साथ सियासत भी चरम पर पहुंच गई है। कल हमने उद्धव ठाकरे को सुना था, जिन्होंने ये कहा था कि कोई आना है तो आए, लेकिन जबरन हम कुछ ले जाने नहीं देंगे। और आज हमने संजय राउत को सुना, जिनका ये कहना था कि फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनाना कोई मजाक तो नहीं है। यूपी में फिल्म सिटी बनेगी और वहां भी मुंबई के तर्ज पर बोला जाएगा लाइट्स कैमरा एक्शन। यह खबर सुनकर महाराष्ट्र सरकार में खलबली मच गई। महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के नेताओं को इसमें घोर राजनीति दिख रही है। मुंबई की फिल्म सिटी यहां से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं हो। यूपी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी जरा मुंबई में आकर बताइए। ऐसा है कि आपको सबको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है मुंबई में गए 100 साल के ऊपर से एस्टेब्लिश है और इस प्रकार का यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्री का माहौल है, मुझे लगता है कि इस प्रकार का बाहर के राज्य में कितना भी कोई प्रयास करे तो यहाँ पे जो सुविधा है फिल्म इंडस्ट्री को, उसकी सुविधा बाहर के राज्य में दे सकता है। सवाल यह है कि अगर यूपी में योगी फिल्म सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विश्व स्तर की सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो फिर महाराष्ट्र सरकार क्यों परेशान है? आजकल प्रतिभाओं का इतना ज़्यादा विकास हो रहा है। मैं लगातार बहुत सारे चैनलों के माध्यम से भी इस प्रकार के कार्यक्रम हम देखते हैं कि जो वर्तमान के फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री जिस प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर पाते, उससे अच्छे प्रदर्शन छोटे छोटे बच्चे करते हैं। तो उनको जब प्लेटफार्म ही नहीं मिलेगा तो उनके अंदर डेवलपमेंट की जो संभावना है समाप्त हो जाएगी। योगी जी का पूरे फिल्म जगत की ओर से स्वागत हो रहा है। सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के विगत 8 महीनों के अंतराल में महज 1 पैसे की मदद सहायता किसी फिल्म कर्मी को नहीं की। योगी ने कहा है कि वो फिल्म सिटी छीनने नहीं आ रहे हैं, ये ओपन मार्केट है। अभिनेता रवि किशन ने भी विरोध पर सवाल उठाए हैं। करना नहीं है, अगर जो विकास नहीं चाहता, जो रोजगार नहीं चाहता, वही राजनीति करेगा। इसके पीछे एक ही मकसद है कि उत्तर प्रदेश एक 24 करोड़ की आबादी है, युवाओं को रोजगार देना। सिनेमा देखने वाले सबसे ज़्यादा वहाँ पर हैं। हिंदी हार्टलैंड है, हिंदी फिल्में वहाँ बनती हैं, तो ये रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बॉलीवुड यहाँ से चली जाएगी, बॉलीवुड का नुकसान हो जाएगा। योगी जी बॉलीवुड को ले जाने आए हैं, इससे बॉलीवुड बढ़ेगा, बॉलीवुड बढ़ेगा नहीं। और जो भी महाराष्ट्र सरकार के तरफ से जो बयानबाजी हुई है वो एक बिला वजह का
महाराष्ट्र सरकार की निराशा और भय दिखा रहा है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। योगी के दौरे और फिल्म सिटी बनाने के प्लान से महाराष्ट्र सरकार क्यों बौखला गई है? देश में कई जगह फिल्म उद्योग हैं। अगर एक नई फिल्म सिटी बने जहां विश्व स्तर की सुविधाएं हों, जिसकी वजह से कलाकारों को और मौके मिले, तो फिर इसमें बुराई क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अयोध्या के महंत परमहंस दास की। महंत परमहंस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है। इसमें 7 मांगे रखी गई हैं और मांगे पूरी न हो पाने पर इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली है। महंत का प्रण, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर रण। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। भारत बने हिंदू राष्ट्र, वरना दो इच्छा मृत्यु। अगर हमारी 7 बातों को अगर न पूरा कर सके तो हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दें। अयोध्या के महंत की पुकार क्या सुनेगी सरकार? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। रामनगरी अयोध्या से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठी है। अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने 7 सूत्रीय मांगों के साथ राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिख भेजी है। परमहंस दास ने सख्त शब्दों में चिट्ठी में लिख दिया है कि अगर उनकी मांगें पूरी ना की गईं तो उन्हें उनके जन्मदिन के रोज इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी जाए। ये भी मांग किया महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि यदि राष्ट्र हित में अगर हमारी 7 बातों को अगर न पूरा कर सके तो हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दें। राम मंदिर के लिए कई दिनों तक आमरण अनशन करने वाले महंत परमहंस दास ने राष्ट्रपति को खत लिखकर अपनी 7 मांगे रखी हैं। परमहंस दास की वो मांगे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बने, समान नागरिक संहिता लागू हो, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा मिले, गोवंश राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए और हर बेरोजगार को योग्यता के मुताबिक नौकरी देने जैसी बातें शामिल हैं। परमहंस दास ने पत्र में लिखा है कि यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर उनके लिए इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए और देश की एकता और अखंडता तभी संभव है जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। महंत परमहंस दास की हिंदू राष्ट्र बनाने वाली मांग ने तूल पकड़ लिया है और इस पर संग्राम भी शुरू हो गया है। देश को हिंदू राष्ट्र बना के मुसलमानों को, ईसाइयों को, उनको अपना गुलाम बनाया जाए, जिसको हम लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। भारत का राष्ट्र ग्रंथ अगर कुछ हो सकता है, भारत के नाम पे अगर कोई ग्रंथ हो सकता है तो वो सिर्फ भारत का संविधान हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इससे पहले 12 अक्टूबर को भी महंत परमहंस दास ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर आमरण अनशन किया था। बाद में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने पर प्रशासन ने उन्हें जबरन अनशन से उठा दिया था। महंत परमहंस दास राम मंदिर निर्माण के लिए भी अनशन कर चुके हैं। परमहंस दास की इस चिट्ठी में पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल है। अब सवाल यही है कि क्या अब सरकार अयोध्या के एक संत की मांग पर विचार करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं चीन की, जिसकी बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अमेरिकी संसद कांग्रेस की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इसी साल जून में गलवान में जो हिंसा हुई थी उसकी साजिश चीन ने ही रची थी। इसके सबूत दिए गए बाकायदा। इस साल जून में गलवान में भारत और चीन सीमा के बीच बेहद हिंसक झड़प हुई थी। चीन के सैनिकों ने धोखे से हमला किया था, जिसमें भारत के कुछ जवान लड़ते लड़ते शहीद हो गए। चीन इस नापाक हरकत के बाद अपना पल्ला झाड़ता रहा, लेकिन इसमें शुरू से ही किसी को शक नहीं था कि यह सब चीन की कारस्तानी थी। जो खून बहा उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चीन का हाथ था। अब अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। चीन ने रची थी गलवान साजिश। जून के महीने से भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में जो सीमा विवाद शुरू हुआ वो अभी भी बना हुआ है। कई दौर की बातचीत के बाद भी अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। लेकिन इस बीच अमेरिकी संसद की एक समिति ने बड़ा खुलासा किया है और इस खूनी हिंसा के लिए चीन को जिम्मेदार बताया है।
अमेरिकी संसद कांग्रेस की एक शीर्ष समिति ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि चीन सरकार ने सोच समझकर इस साल जून में गलवान घाटी में हुई खूनी हिंसा की साजिश रची। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने रात के अंधेरे में भारतीय सैनिकों पर कायराना हमला किया था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। यानी वो झड़प जिसमें भारत ने अपने 20 सैनिक खोए, वो कोई तुरंत पैदा हुई स्थिति का परिणाम नहीं था, बल्कि चीन की साजिश का हिस्सा था। इस खूनी झड़प के 6 महीने बाद अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन में इस बात का जिक्र किया है कि कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे पता चला है कि चीनी सरकार ने गलवान घाटी पर हिंसा के लिए अपनी योजना बनाई थी, जिसमें संभावित रूप से जानलेवा हमले की संभावना भी शामिल थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गलवान घाटी में झड़प वाले हफ्ते में 1000 की तादाद में पीएलए सैनिकों को तैनात किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के पीछे एक कारण माना जा रहा है चीन का भारत की सीमा पर सड़क बनाने की कोशिश करना। पीएलए के सैनिकों की जो एक झड़प हुई हिंदुस्तान के सैनिकों के साथ और उसमें जो उनकी पिटाई हुई, उस झेप को मिटाने के लिए चाइना ने बाकायदा प्लानिंग की। आगे बढ़ते हैं और अब एक और तूफान का खतरा। साल 2020 में तूफान आने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। कुछ दिन पहले चक्रवाती तूफान निवार ने दक्षिणी राज्यों में कहर बरपाया। अब एक और चक्रवाती तूफान बुरेवी आ रहा है। ये आने वाले तूफान से पहले की तस्वीरें हैं। निवार तूफान को गुजरे एक हफ्ता भी नहीं बीता और दूसरा तूफान आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान बुरेवी 4 दिसंबर को कन्याकुमारी के तटों से टकराएगा। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि बुरेवी तूफान अगले कुछ घंटों में और तेज हो जाएगा। ये बुधवार की शाम या रात को ट्रिनकोमाली से गुजरेगा। 4 दिसंबर की सुबह ये कन्याकुमारी और पंबन से गुजरेगा। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने को लेकर अलर्ट किया है। जो समुद्र में हैं, उन्हें भी हर हालत में तुरंत वापस आने को कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कोमोरीन इलाका, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप तट इसकी चपेट में आएंगे। तो इधर कोरोना महामारी के बीच एक अच्छी खबर आई है। ब्रिटेन ने फाइजर बायोटेक्निक को कोरोना वायरस की वैक्सीन का आम लोगों पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। – 2020 में कोरोना महामारी ने ऐसा कोहराम मचाया कि दुनिया त्राहिमाम करने लगी। ऐसा कोई देश, कोई इलाका नहीं बचा जहां ये वायरस ना पहुंचा हो। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों की भी कोरोना ने कमर तोड़ दी। लेकिन 2020 के आखिरी महीने में एक खुशखबरी आई है। कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रही दुनिया को यूनाइटेड किंगडम ने अच्छी खबर दी है। यूके ने फाइजर बायोएनटेक को कोरोना वायरस की वैक्सीन का आम लोगों पर इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यहां अगले हफ्ते से आम लोगों को कोविड की वैक्सीन दी जाएगी। फाइजर का कहना है कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 95% तक सुरक्षा देने में सक्षम है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने जर्मनी की बायोएनटेक के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन तैयार की है। ये फेज 3 ट्रायल में 95% तक असरदार रही।